नमस्कार दोस्तों, तेरी मेरी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह की और भी मनोरंजन कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है बहू सास को सास कहने में शर्म आती है। पार्वती जी पहली बार बेटे अमित के पास रहने शहर आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बहू रोज उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, रात में सोने से पहले उनके पैर भी दबाती, उनके लिए कई नई साड़ियाँ भी ले आई थी। पर फिर भी कहीं कुछ तो था जो ठीक नहीं था, कहीं कुछ तो था जो उनको खटक रहा था। पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। दिखने में तो सब ठीक ही था। उनको आए हफ्ता हो गया था, पर कहीं भी वह घूमने बाहर नहीं गई थी। जब भी बाहर जाने की बात होती, बहू नैना कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाती। उनको भी फिर कुछ ज्यादा शौक नहीं रहा कभी घूमने फिरने का। वैसे मन में इच्छा तो थी शहर देखने की, गांव जाकर सबको बताना भी तो था कि उन्होंने शहर में क्या क्या देखा। उनकी कुछ सहेलियां जो शहर देख चुकी थी, बड़े मज़ेदार किस्से सुनाती थी यहाँ के बारे में। अब उनकी बारी थी। वे भी अपना अनुभव सबको बताना चाहती थी, पर अभी तक तो घर से बाहर कदम रखने का भी मौका नहीं मिला था उनको। कल रविवार को अमित की छुट्टी होने पर उन्हें पूरी आशा थी कि आज तो शहर देखने की उनकी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। पर ऐन वक्त पर बहू की तबीयत खराब होने से पूरा प्रोग्राम बिगड़ गया। अमित ने तो कहा भी कि माँ चलो, हम दोनों चलते हैं, पर उनको बीमार बहू को अकेले घर में छोड़ना सही नहीं लगा। अमित तो बोल भी पड़ा था, क्या बात है नैना, जब से माँ आई हैं तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। ये सास का डर है या कुछ और माजरा है? वैसे मेरी माँ इतनी बुरी भी नहीं है जो तुम उनको देखकर डर के मारे बीमार पड़ जाओ। अमित ने यह बात कही तो मजाक में ही थी, परंतु पार्वती जी का अनुभव कह रहा था कि बहू की बीमारी कहीं ना कहीं उनके आगमन से जुड़ी है। अगली सुबह वह नहाकर कुछ देर बालकनी में ताज़ा हवा लेने आई थी। यहाँ इस घर में उनको अब घुटन महसूस होने लगी थी। वे सोचने लगी, लोग कैसे इन छोटे छोटे घरों में कैद रहते होंगे। बहू रसोई में अमित का टिफिन तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद वह उनको खोजती हुई बालकनी में आई तो लगभग उनको खींचते हुए चिल्लाई, आप आराम से बैठ नहीं सकती क्या? जरा नजर हटी नहीं कि यहाँ आकर खड़ी हो गई। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? उसी समय अमित आ गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है नैना, तुमने माँ को खींचा और इस तरह उन पर चिल्लाने का क्या अर्थ है? यहाँ आकर कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने जो तुम ऐसा अभद्र व्यवहार कर रही हो उनके साथ? नैना भूल ही गई कि अमित अभी घर पर ही है। अपने किए पर बचाव की मुद्रा में आते हुए बोली, माफ़ कीजिए माँ जी, आपको नुकसान पहुँचाने की मंशा नहीं थी मेरी। गांव में एक बार किसी के मुंह से सुना था कि आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको अकेले बालकनी में नहीं जाना चाहिए था। हमारा फ्लैट बहुत ऊंचाई पर है ना, तो बस मैं घबरा गई थी। कहीं उसने कातर दृष्टि से पति को देखा। नैना जानती है अमित अपनी माँ से कितना प्यार करता है। उसकी इस हरकत पर हाथ उठाने में उसे जरा देर नहीं लगेगी। तो तुरंत सास के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। अमित उसकी दलील से संतुष्ट नहीं था, फिर भी माँ के सामने तमाशा करना उसने उचित नहीं समझा। ऑफिस के लिए भी देर हो रही थी। शाम को आकर बात करने की बात बोलकर वह गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया। पार्वती जी बहू के सफेद झूठ पर हैरान थी। नैना ने आंखों में आंसू भरकर उनसे माफी मांगते हुए कहा, माँ जी जानती हूँ आप यही सोच रही हैं कि मैंने झूठ क्यों बोला, पर मेरा यकीन कीजिए कुछ माह पहले ऐसा हादसा यहाँ हो चुका है। बस उसी का भय मेरे मन में बैठ गया है, इसीलिए मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। पार्वती जी को बहू की बात पर यकीन तो नहीं हुआ, पर वे कहती भी क्या, चुपचाप अपने कमरे में चली आई। अभी वे सोच ही रही थी कि बहू ने क्यों उनको घर से बाहर कदम नहीं रखने दे रही, ना ही घूमने जाने देती है, ना ही नीचे पार्क में टहलने, यहाँ तक कि उनका बालकनी में जाना भी उसे पसंद नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नैना तुरंत सतर्क हो गई और मन ही मन
बड़बड़ाई, लो कर दिया सब गुड़ गोबर, जरूर किसी ने इनको बालकनी में देख लिया होगा। उसने चुपके से जाकर सास के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वे किसी भी सूरत में कमरे से बाहर ना आ सके। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला। जिसकी आशंका थी वही हुआ। सामने सोसाइटी की नंबर 1 चुगलखोर मिताली खड़ी थी। इधर नैना की सास कमरे में नहीं थी, वह तो वॉशरूम गई थी। जब लौटी तो देखा बहू उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगा रही थी। संभवतः उसे पता नहीं था कि वे कमरे के अंदर नहीं बाहर है। उनका माथा ठनका। ये हो क्या रहा है इस घर में? बहू आखिर करना क्या चाहती है? उनको पता करना होगा। वे चुपचाप पर्दे की ओट में जाकर खड़ी हो गई और नैना की हरकतें देखने लगी। यहाँ से वे सब स्पष्ट सुन सकती थी। मिताली ने घर में दाखिल होते हुए पूछा, नैना, कोई मेहमान आया है क्या तुम्हारे यहाँ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक गंवार सी दिखने वाली बूढ़ी औरत को तुम्हारी बालकनी में देखा था। नैना बोली, लगता है तुम्हारी नज़र दूसरों के घरों पर ही रहती है। वैसे तुमने ठीक देखा, वह बूढ़ी औरत मेरे यहाँ काम मांगने आई थी, पर उसकी उम्र को देखते हुए मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारी जासूसी खत्म हो गई हो तो अब तुम चलो यहाँ से। मुझे बहुत काम करने हैं, अभी बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। मिताली हाथों को नचाते हुए बोली, तो मैं कौन सी यहाँ खाली बैठी हूँ? मुझे तो लगा शायद तुम्हारी सास आई है, सोचा उनको नमस्ते बोल आऊं। वैसे उस औरत की शक्ल अमित से बहुत मिल रही थी। उसने नैना को कुरेदा, शायद सच सामने आ जाए। पर नैना भी कौन सी कम थी। बोली, इतनी दूर से जब तुमको उसकी शक्ल सूरत दिख ही रही थी तो बाकी बातें भी उसी से पूछ लेती। यहाँ मेरा सर खाने क्यों चली आई? मिताली ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ अपना पड़ोसी धर्म निभाने चली आई थी, लगता है तुमको बुरा लग गया। नैना बोली, अब किसी को भी मेरे पति की माँ कहोगी तो बुरा तो लगेगा ही। अच्छा अब निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं, बहुत काम है मुझे। ऐसा ही है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? हाँ हाँ, रख लूँगी, पहले कोई ढंग की मिले तो सही। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। उसने दरवाज़ा मिताली के मुंह पर बंद करके चैन की सांस ली। पीछे पलटी तो पार्वती जी उसके पीछे ना जाने कब से खड़ी सब सुन रही थी। नैना की जुबान लड़खड़ाई, माँ जी, आप यहाँ कैसे आई? कैसे नहीं बहू, पूछो, कब से खड़ी हो? कितनी इज्जत है तुम्हारे मन में मेरे लिए? आज अपने कानों से सुन लिया। अच्छा, सुबह जो हुआ उसका असल कारण ये था। तुमको सबके सामने मुझे सास कहने में शर्म आती है। अपने बेटे के घर में मुझे नौकरानी बना दिया। शाबाश बहू, शाबाश। और असल शाबाशी अमित के आने पर तुमको दिलवाती हूँ। तुमने सोचा मुझे कमरे में बंद कर दोगी तो तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा। नैना डर के मारे पल भर को वहीं जम गई। फिर सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अपने झूठ के जाल में फंस गई थी। यहाँ सभी लोग दिखावे का जीवन जीते हैं। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तब कुछ समझ नहीं थी मुझे। ये सब मैं करना नहीं चाहती थी, पर अनजाने में हो गया। पार्वती जी बोली, तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे, जो कहना है अमित से कहना। नैना गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी, उनको कुछ मत बताना, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो सज़ा देगी मुझे मंजूर होगी। हमें यहाँ आए कुछ दिन हुए थे। मेरी चंचल मौसी को तो आप जानती ही हैं, वे मुझे मिलने आई हुई थी। आप तो जानती हैं वे कितनी वाचाल हैं। मेरी जहाँ किसी से बोलचाल तक नहीं थी, उन्होंने यहाँ सबसे दोस्ती कर ली। एक दिन मैं उनके साथ पार्क गई थी, तभी वही मिताली जो अभी कुछ देर पहले आई थी मुझे बोली, आपकी सास तो बड़ी मॉडर्न है, ऐसी सास तो नसीब से मिलती है। सुना है ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तभी तो बातों में किसी को जाने नहीं देती। कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है, आप ज़रूर आइएगा, साथ में अपनी सास को भी ज़रूर लाना। इनको देखकर शायद कुछ हमारी सास भी सीख जाए कि हाई सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। मैं कहना चाहती थी कि ये मेरी
सास नहीं मौसी हैं। पर मौसी ने मुझे रोक दिया। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो बोली, तू नहीं जानती इन शहर के लोगों को, ये सब स्टेटस के पीछे भागते हैं। इनको जितना बताओ अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताओ, तभी तुम्हें पूछते हैं। पर ऐसे झूठ की क्या ज़रूरत थी? आप ना तो मेरी सास हैं, ना ही ज़्यादा पढ़ी लिखी, फिर खुद को प्रिंसिपल क्यों बताया? वे बोली, तू बस देखती जा, जो औरतें तुझे घास तक नहीं डालती थी, आज पार्टी में तुझे सर आंखों पर बिठाने वाली हैं। हुआ भी वही जो उन्होंने कहा था। बस तभी से मैं भी झूठ बोलने लगी। मौसी से यहाँ सभी बहुत प्रभावित हैं। उनके कारण ही मेरी अब सबसे दोस्ती हो गई है। अपने और अपने परिवार के बारे में मैंने भी कई झूठ बोल रखे हैं। अब अगर सच सबके सामने आ गया तो मेरा इन सब के बीच निकलना मुश्किल हो जाएगा। नैना लगातार रोए जा रही थी। पार्वती जी को बहुत दुख हुआ ये सब जानकर कि शहर आकर कैसे उनकी नेक और साफ दिल बहू झूठ और चकाचौंध की दुनिया में खो गई है। उनको पता था कि अभी जो नैना ने कहा सब सच कहा। वे उसे चुप करवाती हैं और कहती हैं, अब बस करो रोना, मैं अमित को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन बहू, झूठ की नींव पर रिश्तों की इमारत नहीं बनाते। जिस दिन सच सामने आएगा यह बिखर जाएगी। एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। देखो अपने आप को, इस झूठ ने तुमको कितना गिरा दिया है, साथ ही तुम्हारा सुख चैन भी छीन लिया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम डर के साए में जी रही हो कि कहीं तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए। सास को सबके सामने सास कहने में तुम्हें शर्म आती है। तुम मुझे सबसे छुपा कर रखना चाहती हो, इसीलिए मुझे घर से बाहर तो क्या, बालकनी में भी नहीं जाने दे रही। तुम्हारा झूठ तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कैद बन गया है। इससे बाहर आने का रास्ता सिर्फ सच है, बाकी जो तुम सही समझो, क्योंकि मैं तो कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। इस झूठ के साथ रहना तो तुम्हें ही है। नैना कुछ सोचती है और निर्णय पर पहुँचती है। उसी दोपहर सोसाइटी में एक मेंबर पलक के घर किटी पार्टी थी। नैना वहाँ अपनी सास पार्वती जी के साथ जाती है और बड़े आत्मविश्वास से उनका सबसे परिचय करवाती है। ये हैं मेरी सास, श्रीमती पार्वती देवी। सब हैरानी से उसे देखते हैं। एक औरत पूछती है, अगर ये तुम्हारी सास है तो वो दूसरी औरत कौन है जिसको तुम आज तक अपनी सास बताती आ रही हो? इसका जवाब पार्वती जी ने दिया, बेटा, सास तो एक ही होती है। वैसे इसने सच ही कहा है। असल में वो औरत भी रिश्ते से इसकी सास ही होती है। वे नैना बहू की चाची सास लगती हैं। वे गांव में हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, फिर सपरिवार शहर आ गए। यहाँ वह नैना से मिलने मेरे कहने पर आती हैं। अब माता पिता को बच्चों की चिंता तो लगी रहती है। मुस्कुराकर पार्वती जी ने अपनी बात समाप्त की। नैना की आंखों में उनके लिए कृतज्ञता के भाव थे। सबके सामने उन्होंने उसे अपमानित होने से बचा जो लिया था। उधर मिताली जो कुछ कुछ सब समझ रही थी, सोच रही थी, नैना सच में लकी है जो ऐसी सुलझी हुई सास मिली है, जो सबके सामने उसका साथ दे रही है। इधर पार्वती जी सोच रही थी, शहर की हवा ही खराब होती है जो लोगों को कृत्रिम और झूठा बना देती है। बहू के सम्मान की रक्षा के लिए ही सही, उन्होंने भी झूठ बोलना सीख ही लिया। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।